नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। नवभारत लाइव पे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो है बात करने के लिए रामबंधु वत्स जी हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। रामबंधु जी, क्या लगता है, सबसे पहले हम दो मिसाइल नीति पर बात करेंगे, लेकिन आप जो जनता है उनको बता दें कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं चुनावी समीकरण। एक समय था जब प्रशांत किशोर चुनावी समीकरण बनाते थे, लेकिन आज ये हमें टॉपिक चलाना पड़ रहा है कि क्या वो बिगाड़ सकते हैं चुनावी समीकरण। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डोमिसाइल नीति पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आपसे रामबंधु जी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं चुनावी समीकरण। जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर हैं जो एक जमाने में कहा जाता था कि ये चुनावी समीकरण बनाते हैं, राजनीतिकार है, और जिन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ नरेंद्र मोदी जी का 2014 में, उसके बाद जेडीयू में भी इन्होंने जमकर भूमिका निभाई। अब लेकिन प्रशांत किशोर को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं? बड़ी बात है, लेकिन इस मुद्दे पर हम बात भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम रामबंधु जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो TRE 4 मतलब टीचर रिजर्वेशन एग्जाम को लेकर के जो चीजें हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो रही है बिहार में। और डोमिसाइल नीति कोई पहली बार नहीं है जो बिहार में लागू करने को लेकर के इतना ज्यादा रमखम मचा हो। 2020 में भी नीतीश कुमार की सरकार थी, डोमिसाइल नीति को लेकर के नीतीश कुमार ने अगुवाई की और उसको जो है लागू भी किए थे, लेकिन 2023 में उसे वापस लेना पड़ा। अब फिलहाल 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में है और डोमिसाइल नीति पर जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन डोमिसाइल नीति लाना क्यों चाहते हैं लोग, इससे कितना फायदा होगा, पलायन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, रोजगार कितना बढ़ेगा। और फिलहाल तेजस्वी यादव ने, मुझे याद है कि 2023 में एक बात बोली थी रामबंधु जी, उन्होंने बोला था कि भाई डोमिसाइल नीति इसलिए हम वापस ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइंस और मैथ के अच्छे टीचर नहीं। सारी चीजें समेट करके आप बताइए जनता को कि क्या डोमिसाइल नीति लागू करना अच्छी बात रहेगी बिहार में। देखिए, जो डोमिसाइल नीति है, आपका पहला जो सवाल था कि डोमिसाइल नीति है क्या, इसका आवास प्रमाण पत्र से संबंध है क्या। डोमिसाइल नीति में के पीछे एक नियत काम करती है कि जो जिस राज्य सरकार की नौकरियां हैं उनमें उन्हीं राज्य के निवासियों को रोजगार मिले। और बिहार में लेकर के इसको लंबे समय तक इसकी मांग हो रही थी, कारण कि कई राज्यों में है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है, हरियाणा में भी है, असम में भी है। कई राज्य सरकारें डोमिसाइल नीति लागू की हैं और उन राज्य सरकारों का मसला न्यायालय के अधीन भी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत आप रोजगार देने के मामलों में क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं उसको एक संवैधानिक चुनौती मिलती है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसको लागू करती हैं ताकि वो अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार दे सके। बिहार में इसको लेकर के लंबे समय से मांग होती आ रही है। अब जैसा कि आपने बताया कि 2020 के बाद 2023 में इसको हटा दिया गया, लेकिन ये जो चुनावी सीजन है, चुनावी माहौल है, इसमें इसकी मांग दोबारा हुई। जो तेजस्वी यादव हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने भी की। प्रशांत किशोर भी इसकी मांग कर रहे थे। इधर चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं, उन्होंने भी डोमिसाइल नीति की मांग कर दी है। तो ऐसे में बच गए सिर्फ बीजेपी और जदयू। तो ऐसे में इन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था डोमिसाइल नीति लागू करने का, क्योंकि बिहार में रोजगार को लेकर के एक लंबा आंदोलन भी होते आया है और यह एक बिहार का चुनावी मुद्दा भी है, एक अहम चुनावी मुद्दा है। तो जहां तक बात रोजगार और बेरोजगारी की हो, खासकर चुनाव के समय में, उनमें अगर शिक्षकों की बहाली होती है तो लाजमी है कि इसमें डोमिसाइल नीति की चर्चा होगी। लेकिन बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, ये डोमिसाइल नीति पे कल सहमति बनी थी और आज कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस डोमिसाइल नीति में एक पेच है। सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि जो
जिस राज्य के नागरिक है, मान लीजिए कि बिहार के जो नागरिक हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म बिहार में हुआ, जिसके माता पिता बिहारी हैं और जिनका आवास प्रमाण पत्र बिहार का है, उनको इस नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इस डोमिसाइल नीति में ऐसी बातें नहीं है। देखिए, बिहार में जो नौकरियां हैं उनमें से 50% आरक्षण है जातिगत आरक्षण, 10% जो आरक्षण है वो सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए। जो बच गया 40%, उस 40% में 35% आरक्षण महिलाओं का है, और इसी 40% का जो शेष 40% है उसी में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। यानी कि जो गैर आरक्षित जो 40% सीटें हैं, उसका 40% सीट पे उन लोगों की बहाली की जाएगी जो लोग, जिन लोगों की 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार के स्कूलों से हुई है, यानी वो 10th और 12th का एग्जाम बिहार सरकार के विद्यालयों से या बिहार के किसी विद्यालयों से उन्होंने किया है, उन्हीं लोगों को डोमिसाइल नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। जो गैर आरक्षित 40% सीटें हैं, उनमें से 35% सीटें वैसी बिहार की वैसी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जिनके माता और पिता दोनों बिहार के हैं, और उसमें से 5% जो सीटें हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं, यानी उस पे किसी भी जाति के लोग और किसी भी राज्य के लोग उसको भर सकते हैं, और शेष जो 40% सीटें हैं उसी में डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि जो 10th और 12th का एग्जाम बिहार के स्कूलों कॉलेजों से किए हैं, उन्हीं लोगों को इस डोमिसाइल नीति का लाभ मिलेगा, और ये मात्र वही 40% है, मतलब 40 का 40% का हिस्सा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल सीटों में मात्र 2% ही ऐसे सीटें हैं जो बिल्कुल ही गैर आरक्षित है, आरक्षण और डोमिसाइल से मुक्त है। शेष कहीं ना कहीं आरक्षण और डोमिसाइल के तहत है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसमें आवासीय प्रमाण पत्र का तो कोई महत्व नहीं हुआ। ऐसे में कई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो बिहार के नहीं हैं, जो आज के समय में झारखंड के हों या आज के समय में यूपी के हों, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बिहार से 12th अपने मैट्रिक का एग्जाम और 12th का एग्जाम इंटर पास कर लिए हैं, तो वो इस डोमिसाइल नीति का लाभ ले सकते हैं। तो एक संशय या एक सवाल इसमें है, एक सवाल का स्पेस है कि इसके तहत गैर बिहारियों को भी लाभ होगा, लेकिन प्राय अगर आप देखेंगे तो गैर बिहारियों में जो झारखंड के लोग हैं उनमें ही एक ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि क्योंकि झारखंड पहले बिहार के साथ था, 2000 में अलग हुआ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, बिहार में ही था झारखंड, पहले बिहार में ही था, तो उन लोगों को लाभ मिल सकता है। और खासकर जो बिहार के समीप जो बनारस या पूर्वांचल का यूपी का जो इलाका है, संभव है वहां के लोग बिहार में पढ़ने आए, तो इस तरीके से यूपी और झारखंड के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। ऐसी संभावना तो बहुत कम है कि कोई बाहर का लोग, कोई महाराष्ट्र का लोग, हरियाणा का लोग बिहार में पढ़ने आए। हो सकता है कोई उनके माता पिता नौकरी कर रहे हों तो वो बिहार में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी। तो खैर, तो इसका मतलब ये है कि जिनका इसका आवासीय प्रमाण पत्र से, यानी उनका जन्म और उनके माता पिता का बिहारी होने से इसका संबंध उतना नहीं है जितना कि यहाँ की स्कूलों में पढ़ाई से है। जी चलिए, ये तो आपने पढ़ाई वाला क्लियर कर दिया कि अगर 10th 12th पास किए हैं तो हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो 40% के आरक्षण में आते हैं डोमिसाइल नीति के। लेकिन सर एक पेच ये भी है कि जैसे जो यूपी के पूर्वांचल इलाका है जो बिहार से सटा हुआ है, वहां पे भी जो लोग हैं वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, या जो है कई सारी चीजें हैं, जैसे बच्चे वहां जाके पढ़ाई करते हैं, आपने बताया। तो यदि जैसे जो गोरखपुर या उधर साइड के लोग हैं, गोपालगंज वगैरह, कुशीनगर वगैरह हो गया, उधर के लोग अगर वहां पे घर लेकर के रह रहे हैं और वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए, तो पढ़ाई से तो कोई संबंध नहीं रखता ना, फिर तो आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जिनके माता पिता बाहर नौकरी कर रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई कई राज्यों में हैं, उनकी पढ़ाई भी बाहर ही हुई है और वो उनके माता पिता भी बिहारी हैं तो वो भी बिहारी हुए, लेकिन चूंकि उनका 10th और उनका 12th यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए इसका लाभ वो नहीं ले पाएंगे। तो ये एक अलग किस्म का डोमिसाइल हुआ। मतलब जिस डोमिसाइल की बातें यहाँ की पार्टियां कर रही थी, या जिस डोमिसाइल को हरियाणा में लागू किया गया है, असम में लागू किया गया है, वो उस तरीके का यहाँ पे नहीं है।
और अगर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण हुआ है, तो जो गैर आरक्षित 40% सीटें हैं, उनका 35% महिलाओं को है। उनमें भी एक बात है कि वो वही महिला जो यहाँ पे जन्म ली है। मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी यूपी में हो गया या झारखंड में हो गया, तो वो महिला यहाँ की बहू हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। बहु निवासी ही होता है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता है। तो ये एक पेच मौजूदा सरकार के हर निर्णयों के साथ लिपटी हुई है। ठीक है, हमने तो डोमिसाइल वाले मुद्दे पे चलिए बात कर लिए, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो सर क्या लग रहा है, वास्तव में एक राजनीतिक का चुनावी समीकरण बदलने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, और कैसे? वो भी आपने बताया था, पहले भी आपसे बात हुई हमारी, तो आपने बताया कि भाई प्रशांत किशोर का नैरेटिव बहुत बढ़िया है। तो क्या इस बार उसी नैरेटिव के ऊपर समीकरण बदलेंगे? देखिए, मैं एक रोचक जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं कि आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, तो आरजेडी के मीटिंग में उन लोगों के बीच एक ऐसी जानकारी आई है, या वो लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि प्रशांत किशोर के कारण बीजेपी या एनडीए 68 सीटों पे हारने जा रही है। आरजेडी की अपने आंतरिक मीटिंग में जी नहीं 68, अच्छा 68 सीटों पे, जी हाँ 68 सीटों पे वो एनडीए को प्रशांत किशोर के कारण एनडीए हारने जा रही है, ऐसा आरजेडी के नेताओं का मानना है। और ये उनके अपने आंतरिक मीटिंग में इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। तो आरजेडी के अंदर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसके तहत प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों की लामबंदी जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे एनडीए को, खासकर एनडीए में जो भाजपा के हिस्से वाली जो सीटें हैं, वहां पे 68 सीटों को वो प्रभावित कर रहे हैं। और आरजेडी अपने इसी निष्कर्ष के जरिए वो सोच भी रही है कि इस बार चुनाव में वो चुनाव जीत जाएगी, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, महागठबंधन का एक शानदार प्रदर्शन होगा। हालांकि इस जानकारी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बतौर सेफोलॉजिस्ट मैं इस बात को स्वीकार नहीं अभी कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि आरजेडी के अपने मीटिंग में ये बातें सामने आई हैं। उन लोगों का ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी पे हमलावर होकर के इन दिनों कैंपेन कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे सवर्ण वोटों की एक लामबंदी हो रही है, जो प्रशांत किशोर के पक्ष में होगा और जिससे भाजपा को चुनौती मिलेगी। उस बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई कि अगर आप मोतिहारी की बात करेंगे, पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे, खासकर कोसी बेल्ट की जो बात करेंगे, तो वहां इस तरह का प्रभाव दिख रहा है। वो उस मीटिंग में तो 68 सीटों को उन्होंने चिन्हित भी कर लिया है कि किन किन सीटों पे प्रशांत किशोर का प्रभाव है। और यही कारण है, आप देखिएगा कि पिछले 10-15 दिनों से जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो प्रशांत किशोर की जाति को लेकर के या बीजेपी पर मनुवादी होने वाले तर्कों को लेकर के बहुत ही एक तरीके से आक्रामक है। कभी कभी उनके कई प्रवक्ता टीवी चैनल पे सभ्यता का दायरा भी लांघ जा रहे हैं, उनके कई ऐसी प्रवक्ताएं हैं। तो इसका कारण यह है कि इस वक्त वो भी आग में घी का काम करने जैसा है कि वो भी ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पे सवर्ण नेता होने का ठप्पा जितना लग सके और लोगों के बीच जितना अधिक से अधिक पहुंच सके कि वो सवर्ण के नेता हैं और सवर्णों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसा जितना चलेगा, ये नैरेटिव जितना फैलेगा, आरजेडी को उतना ही लाभ होगा, क्योंकि सवर्ण वोटों में बिखराव होगा। तो आरजेडी भी एक बड़ी पार्टी है, वहां के भी नेता बहुत ही मैच्योर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मनमाने ढंग से इस तरह का अपना सर्वे किए होंगे या इस तरीके का निष्कर्ष बिल्कुल ही मनमाने तरीके से लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का तो प्रभाव है। मैं एक बात बता दूं कि ये जो 68 सीटों का जो आंकड़ा है, वो उनके प्रवक्ता या वो लोग मीडिया में बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अपने आंतरिक बैठकों में है। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर का प्रभाव, हम कह रहे हैं रामन जी, ये तो बड़ी रोचक बात है कि इतना बड़ा खुलासा आरजेडी की मीटिंग से आना।
वास्तव में सोचने वाली बात है। अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर नुकसान कर रहे हैं बीजेपी का, एनडीए की सीटों का नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर। निश्चित तौर पे देखिए, आप केवल सवर्ण वोटों से कोई सीटें निकाला नहीं जा सकता है, और बीजेपी की भी पकड़ सवर्ण वोटों में है। तो इतना तो तय है कि अगर प्रशांत किशोर को जितना भी सवर्ण वोटों का हिस्सा मिलता है उससे वो कोई सीट निकाल नहीं पाएंगे। तो ये तो तय है कि वो कितने जीतेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। हो सकता है वो एक भी सीट न जीत पाए या एक दो तक रह जाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर हमेशा, आप देखिएगा, जब भी वो पत्रकारों को संबोधित करते हैं बार बार ये बोलते हैं कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो परिणाम है, जो फर्श पे होगा, इसके लिए वो एक स्पेस बना रहे हैं। लेकिन वो प्रभावित निश्चित तौर पे करेंगे, निश्चित तौर पे प्रभावित करेंगे। अगर मान लेते हैं कि वो 10 या 15% भी सवर्ण वोटों का बिखराव उनके कारण होता है, तो इससे एनडीए के सीटों पे निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सवर्ण वोटों में एक छोटा ही हिस्सा सही, लेकिन एक हिस्सा है जो कि महागठबंधन को भी पसंद करता है, जो कांग्रेस के पास जाता है, जो आरजेडी के पास भी जाता है। देखिए, बिहार में सवर्ण वोटों पे आज से पहले, जैसे 2019 या 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, या जिस तरीके से आप 2015 का विधानसभा चुनाव देखे होंगे, तो जिस तरीके से बीजेपी का एक तरफा प्रभाव था सवर्ण वोटों पे, उसमें अब कमी आई है। और बहुत ही मध्यम गति से ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 2020 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे उपचुनाव भी हुए हैं, सवर्ण वोट का आरजेडी की तरफ भी या महागठबंधन की तरफ भी बढ़ना हुआ है। उनकी गति चाहे जितनी भी कम हो, तो एक तरफा अब सवर्ण वोटों को लेकर के बीजेपी को निश्चिंत रहने वाली परिस्थिति अब नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर का प्रदर्शन निश्चित रूप से चिंताजनक होगा। देखिए, बिहार में जो बिहार की जो जातिगत कसावट है वो बहुत ही मजबूत है, और उसी सांचे में ढल के जितने भी चुनावी नैरेटिव हो जाते हैं, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, कानून व्यवस्था की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उन लोगों पे हावी होता है, या जातिगत समीकरण के दायरे में रह करके भी कानून व्यवस्था का जो नैरेटिव है वो उससे वोट मिल सकता है या उससे वोट खिसक सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि क्या वास्तव में प्रशांत किशोर दलित को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या जो अति पिछड़ी जाति का समीकरण है उनका कर रहे हैं, या फिर ओबीसी का कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर उनका प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं अगर सवर्ण वोटों पे ही होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य जाति का समीकरण पे प्रभाव होना मेरी नजर में संदेहास्पद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी का जो अपना सर्वे है उसको गंभीरता से लेनी चाहिए, या वो बिल्कुल हवा हवाई नहीं है, उसको गंभीरता से लेनी चाहिए और बीजेपी को भी लेनी चाहिए। और हो सकता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का गेम बिगाड़ दें या एनडीए का गेम बिगाड़ दें, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात करें सर, तो क्या लगता है कि जो मुद्दे गरीबों के पास हैं, जैसे अभी देखिए कोसी इलाकों में अगर जाएं तो नदी का बड़ा प्रकोप है, तमाम वीडियो आती रहती हैं कि लोगों के घर डूब रहे हैं, उस पर क्या इनका विचार है? क्या चीजें आपको लग रहा है क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं लोगों, गरीबों तक ये कैसे पहुंच रहे हैं प्रशांत किशोर? जो पढ़े लिखे हैं, जो खबरें देख रहे हैं, जिनके घर में टीवी है, जिनके पास लाइट है, चलिए वो तो मोटिवेट हो रहे हैं न्यूज के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्रॉपर तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो गरीब है वो प्रशांत किशोर को कैसे जानता है? देखिए, प्रशांत किशोर का जो कैंपेन करने का तरीका है उससे बिहार के लोग इनसे परिचित हो चुके हैं। देखिए, बिहार में कई पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां बनी, आप बिहार की 4-5 साल पुरानी पार्टियों को देख लीजिए। जैसे एक वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, वो भी लोकप्रिय हैं, उनके भी विधायक जीतते रहते हैं, लेकिन बिहार का बच्चा या बिहार का हर लोग आज भी उनको नहीं जानता है। बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गांव में हैं, खासकर जो उनके जातिगत समीकरण के नहीं है, वो मुकेश सहनी को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पशुपति पारस को नहीं जानते हैं, लेकिन जबकि उनकी पार्टी पुरानी पार्टी है और कई विधायक जीतने वाली पार्टी है, लेकिन गांव का हर उम्र का लोग, हर तबके का लोग, हर समाज का लोग, हर जाति का लोग उनको अभी तक नहीं जान पाता है। जानने का मतलब यह है कि
उनका नेता का नाम, उनकी पार्टी का नाम, उनका चुनाव, इन चीजों से हर लोग अभी परिचित नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अभी साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम, और अभी कुछ ही महीने पहले जो चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें स्कूल का बस्ता दो चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया, इन सबों से बिहार के लोग परिचित हो चुके हैं। बिहार के लोग आज किसी भी आयु और किसी भी वर्ग जाति के लोगों से प्रशांत किशोर का नाम पूछिएगा, वो उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो ये उनके कैंपेनिंग की एक खास बात रही है कि वो परिचित हो चुके हैं, और प्रशांत किशोर तरह तरह के तर्कों को देते भी हैं। तर्कें चाहे उनके व्यवहारिक हो या न हो, जैसे कि वो बार को लेकर के जो आपने सवाल किया, उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार में बाढ़ है, उत्तर भारत में सुखाड़ है, और बीच में जो मिडिल जो बिहार है वो न्यूट्रल रहता है, तो क्यों ना आप नहर बना के या किसी तरीके से बिहार की नदियों को इंटरलिंक किया जाए। तो इस तरह का एक प्रस्ताव जी प्रशांत किशोर ने दिया है, जो प्रस्ताव, लेकिन अटल बिहारी की शुरुआत किया था जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नदियों को आपस में जोड़ने की बात अब्दुल कलाम जी के एक प्रस्ताव पे, एक सुझाव पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शुरू किया था, लेकिन वो अपने अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाई। नदियों को आपस में जो जोड़ने की जो कल्पना है या जो एक सिद्धांत है, वो कहीं सफल होते दिखाई नहीं दिया है। लेकिन उसी बात को प्रशांत किशोर बार बार बिहार में भी कह रहे हैं। तो ये नदियों को जोड़ना, यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों को आपस में मध्य बिहार से नहर बना करके, एक बड़े बड़े नहर बना करके जोड़ देना, ये एक तर्क वो दे रहे हैं। ये सही साबित हो, प्रभावशाली साबित हो या न हो, ये तो बात की बात है, लेकिन वो तर्क दे रहे हैं जो कि यहाँ के पढ़े लिखे समाज के लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है जी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए आपने प्रशांत किशोर की बात की, मुकेश साहनी जी की भी बात की, लेकिन एक आदमी छूट रहा है जो कि इलेक्शन पे बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये समझिए कि वो आरजेडी और प्रशांत किशोर की समीकरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसका नाम चिराग पासवान है। चिराग पासवान, क्या लग रहा है कि भाई वो वाली कहानी तो आप भी जानते होंगे कि चिराग पासवान के पास 5 विधायक थे, फिर 4 एक अलग होकर के एलजेपी लेके चले गए, एलजेपीआर इनको बनाना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान की क्या भूमिका आ रही है अभी बिहार में? देखिए, चिराग पासवान तो इन दिनों अपने बयानों को लेकर के काफी चर्चित रहे हैं। पिछले कई महीनों से वो कई दफा कह चुके हैं कि उनको बिहार बुला रहा है, वो केंद्र की राजनीति को छोड़ के बिहार की राजनीति भी कर सकते हैं। तो उनके इस तरह के बयानों से एक अटकलबाजी का स्पेस बन चुका है कि वो क्या एनडीए में कायम रहेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। अलग चुनाव लड़ेंगे तो एक और अटकलबाजी है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ के चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह के अटकलबाजियों के बीच चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन पहले उन्होंने जोरदार तरीके से अपने इस बात को रखा कि वो एनडीए में बने रहेंगे और एनडीए के अंदर रहकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान, ये देखने वाली बात है कि अभी भी चुनाव में या नवंबर में चुनाव होना संभावित है, तो महीने 2 महीने का वक्त है, वो जाएंगे कहां से। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, वो एनडीए के साथ जुड़ करके ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो उनका जो 5% का जनाधार है वो निश्चित तौर पे एनडीए में रहेगा। वो 5% जो पासवान समाज यहाँ का, उसके वो सर्वमान्य नेता हैं। वो जहां रहेंगे उनके साथ उनका जनाधार रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गेम बिगाड़ सकते हैं। देखिए, अगर वो एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में आएंगे तभी वो गेम बिगाड़ सकते हैं एनडीए का। अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो मुझे नहीं लगता है कि उतना प्रभावशाली हो पाएंगे। पिछली दफा भी वो अकेले चुनाव लड़े थे जहां जदयू खड़ी थी, लेकिन वो एक भी सीट निकाल नहीं पाए थे। चिराग पासवान के साथ बिहार की राय एक विडंबना है। देखिए, दलित समाज में जो सबसे बड़ा जनाधार है वो पासवान समाज का है, जो लगभग 6%, 5% है। उसके बाद जो जनाधार है वो रविदास समाज का है, जिसका जो वोटिंग पैटर्न है वो एंटी पासवान है, यानी दोनों समुदाय एक ही जगह वोट सहजता से नहीं दे पाते हैं।
ऐसा जातिगत समीकरण होता है, कई राज्यों में होता है। मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा है कि छत्तीसगढ़ में जहां पे कुर्मी समाज के लोग वोट देते हैं, वहां पे साहू समाज के वोट नहीं देते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखे होंगे कि दोनों मिलकर के 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिए थे। इसलिए दिए थे क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की ओर से जो वहां के जो भूपेश बघेल, जो कुर्मी समाज के नेता हैं, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा था, तो फिर साहू समाज कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दी, क्योंकि वो स्वयं कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। इसी तरीके से बिहार में रविदास समाज वहीं वोट देता है जहां चिराग पासवान नहीं। यही कारण है कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में होते हैं, अगर वो एनडीए में होते हैं, तो महागठबंधन को रविदास समाज का वोट मिल जाता है, कांग्रेस के जरिए और वामपंथी पार्टियों के जरिए। तो वो एक ऐसा नहीं है। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर के जितनी मारामारी हो रही है महागठबंधन और एनडीए में, चिराग पासवान को लेकर उतनी मारामारी नहीं होती है, क्योंकि अगर एक उधर जाएंगे रविदास समाज का वोट इधर आएगा। तो इसलिए उनके साथ एक विडंबना जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के मतलब वो आरजेडी पे पानी फेर सकते हैं। अगर वो अलग चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के मंसूबों पे पानी फिर सकता है, उनके परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन वो अगर अकेले लड़ेंगे तो वो सीटें निकाल पाए कितनी, इसमें संशय है। अच्छा, लेकिन अगर वो अकेले लड़ रहे हैं तो रविदास समाज कहाँ जा सकता है अगर वो अकेले लड़ रहे हैं तो? देखिए, रविदास समाज का जो कांग्रेस पार्टी है, उसका रविदास समाज पे एक पकड़ है। साथ ही साथ जो यहाँ वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल, इनका भी, खासकर सीपीआई-एमएल का रविदास समाज पे अच्छा पकड़ है। और बिहार में बीएसपी को भी वोट आता है। 2000 अगर आप 15 को छोड़ दें तो हमेशा 2-3 सीटें तो बीएसपी की आती भी रही हैं। बिहार में 2%, 3% सीटें लाती भी रही है बीएसपी। पिछली दफा 2020 में भी एक विधायक जमा खां बीएसपी के ही थे, जिसको जदयू ने तोड़ करके लाया है। तो रविदास समाज पे बीएसपी का भी प्रभाव है, यहाँ की वामपंथी पार्टियों का भी प्रभाव है और कांग्रेस का भी प्रभाव है। इस बार कांग्रेस जो अपना प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाए हैं, वो भी रविदास समाज से ही आते हैं। और जो कांग्रेस का दलित नैरेटिव रहा है बिहार में, वो कहीं ना कहीं गैर पासवान जातियों को केंद्रित करके ही रहा है। गैर पासवान जातियों को लुभाने के लिए ही कांग्रेस का दलित नैरेटिव बिहार में रहा है। तो अगर चिराग पासवान एनडीए में नहीं भी रहते हैं तो भी मुझे इसमें संशय है कि बीजेपी उनके न रहने की स्थिति में रविदास समाज को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी में रविदास समाज का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है और बीएसपी का या वामपंथी पार्टियों का कई सालों से उस समाज पे एक पकड़ है। तो वो कहीं ना कहीं आज भी महागठबंधन की ओर ही रहेंगे। हाँ, अगर चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि रविदास समाज को एनडीए के द्वारा प्रभावित किया जा सके। मतलब ये साफ है कि चिराग पासवान कहीं भी जाएं, पार्टी न्यूट्रल हो जाएगी। अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो रविदास समाज का वोट इधर आ जाएगा, अगर ये इधर रहते हैं तो रविदास समाज का वोट उधर जाएगा। तो सब मिला करके ये जो पासवान और रविदास का वोट बैंक है, ये हमेशा अपोजिशन चाल चलता है, उल्टी चाल चलेगी। ठीक है जी जी, तो बिल्कुल। हाँ, तो अब हमारा देखिए समय भी हो गया है और इजाजत दे, कल हम मिलेंगे वापस से किसी और नए मुद्दों के साथ और बिहार पे बात करेंगे। तब तक के लिए विदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।